नमस्कार दोस्तों, गुरुकुल ऑफ पॉलिटिक्स पर आपका स्वागत है। मैं हूं आपका दोस्त धर्मेंद्र कुमारी और हमारे साथ मौजूद हैं हम सबके प्रिय डॉक्टर सतीश त्यागी जी। नमस्कार। हरियाणा चुनाव के नतीजों के बाद दोस्तों एक सवाल बहुत बड़ा है और मुझसे काफ़ी लोग वो पूछ चुके हैं। सवाल ये है कि अब हरियाणा में जाट पॉलिटिक्स का क्या होगा। सवाल बहुत गंभीर भी है और सवाल बहुत वाजिब भी है, क्योंकि सबको लग रहा था कि हरियाणा में सत्ता परिवर्तन हो रहा है और जाटों का एक मेजर चंक्स कांग्रेस के साथ दिखाई देता था। लेकिन सच्चाई ये है कि जाटों का मेजर चंक्स अगर कांग्रेस के साथ दिखाई दे रहा था तो उसमें से एक बहुत बड़ा चंक टूटकर बीजेपी और निर्दलियों के साथ भी चला गया और हरियाणा में सत्ता परिवर्तन का जो एक माहौल दिखाई दे रहा था उस माहौल के नीचे नीचे सत्ता फिर से बीजेपी के हाथों में चली गई। अब मेरे शिष्य भी रहे हैं और दैनिक भास्कर में वो रिपोर्टर भी थे। उनका मेरे पास आज एक मैसेज आया कि सर अब हरियाणा में जाट पॉलिटिक्स का क्या होगा। तो मैंने उनसे पूछा कि यूपी में यादव पॉलिटिक्स का क्या हुआ है। बोले जी ये भी अजीब सी बात है कि हरियाणा में यादव कम्युनिटी का मेजर चंक्स बीजेपी के साथ दिखाई देता है, लेकिन यूपी में बिल्कुल उल्टा है। यूपी में हमारे जो हालात हैं वो यादवों जैसे हैं। तो बोले इसका समाधान क्या है। मैंने कहा इसका कोई समाधान नहीं है। जो कम्युनिटी जहाँ पर बहुतायत है उसके खिलाफ एक माहौल, एक नैरेटिव, एक परसेप्शन बीजेपी बनाती है, दूसरी जातियों में उनके नाम पे डर आती है, वोट लेती है। तो बोले इस तरीके से तो फिर यूपी में यादव पॉलिटिक्स ख़त्म हो जाएगी, हरियाणा में जाट पॉलिटिक्स ख़त्म हो जाएगी। तो मेरा जवाब ये था कि पॉलिटिक्स कभी किसी की ख़त्म नहीं होती है। पॉलिटिक्स अपने रंग रूप और तरीके बदल लेती है। तो त्यागी जी से पूछेंगे अब जाट पॉलिटिक्स का क्या, लेकिन आप भी जरूर कमेंट करके बताना दोस्तों कि जाट पॉलिटिक्स की क्या संभावनाएं आप देखते हैं। डॉक्टर साहब जी, बहुत सीधा सिंपल सा सवाल है, लेकिन उतना सिंपल नहीं है जितना लगता है। अब जाट पॉलिटिक्स, देखिए जवाब सिंपल होना भी नहीं चाहिए। जवाब, प्रश्न जटिल है तो जवाब भी जटिल होगा। मैं एक बात आपको बताता हूँ और पूछ भी रहा हूँ प्रश्न के रूप में कि 1967 में चौधरी चरण सिंह उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री बने थे जी। उसके बाद से लेके आज तक कोई जाट मुख्यमंत्री नहीं बना जी। चरण सिंह प्रधानमंत्री भी बने, इस देश के डिप्टी प्राइम मिनिस्टर भी बने। यूपी में कभी जाट मुख्यमंत्री बन नहीं पाया। और आज उनकी तीसरी पीढ़ी जयंत चौधरी कहाँ खड़े हैं? बीजेपी के साथ खड़ा किसने किया है? समाज ने, जनता ने। कोई अपने आप नहीं होता है। अजीत सिंह की भी महत्वाकांक्षा थी कि वो चीफ मिनिस्टर बने, और जयंत की भी थी। राजनीति में महत्वाकांक्षाएं होती हैं। और राजस्थान में तो आज तक ये राग अलापा जा रहा है कि शायद अभी तक जाट मुख्यमंत्री नहीं बना। नहीं बना। और दिल्ली में साहब सिंह वर्मा बने, लेकिन वो भारतीय जनता पार्टी के मुख्यमंत्री थे, ये भी ध्यान रखना। तो ये कह देना कि सिर्फ कि जाट जो है वो भाजपा के साथ नहीं जुड़ता, ऐसा भी नहीं है। हरियाणा एक अपवाद है कि जहाँ चौधरी बंसी लाल, चौधरी देवी लाल, ओम प्रकाश चौटाला और भूपेंद्र हुड्डा और चौधरी भजनलाल जी को भी गिन लीजिए। हाँ। तो ये एक ऐसी स्टेट है जिसमें जाट मुख्यमंत्री हुए हैं। इस बार भी बहुत उम्मीद जारी थी और आगे भविष्य जाने क्या होगा क्या नहीं होगा। तो मैंने ये जो जाट लैंड है इसकी बात बता रहा हूँ मैं आपको। चौधरी छोटू राम, किसान मसीहा, सबसे बड़े नेता, पलवल से पेशावर तक के नेता, बहुत बड़ी हस्ती। उनके कद का तो कोई नहीं रहा, लेकिन वो किसान नेता थे, जाट नेता नहीं थे। जिसने भी बुनियादी फर्क समझना पड़ेगा। और उन्होंने एक बार पंजाब विधान परिषद में कहा, एक नारा दिया कि राज करेगा जाट। पंजाब काउंसिल में सवाल उठा कि चौधरी साहब आप इतने बड़े नेता, आपने ये छोटी सी बात कैसे करती। तो उन्होंने कहा कि भाई मैं अपने इलाके में भाषण दे रहा था, 25-30 हज़ार आदमी वहाँ इकट्ठे थे, मैंने ये बात कही थी। उन्होंने कहा नहीं इस चीज़ को, मैंने कहा था राज करेगा जाट, मैंने वो कहा। लेकिन कब करेगा? मैं अभी भी नहीं कह रहा कि नहीं करेगा। वो तब करेगा जब जाटों की एक होमोजीनस स्टेट होगी। मतलब जैसे 5 जिले थे यहाँ के हमारे, बुनियादी तौर पे अम्बाला डिवीज़न में, अम्बाला और गुड़गांव, 2 में गैर जाट थे, रोहतक, करनाल और हिसार, ये जाट बहुल क्षेत्र था। तो उन्होंने कहा जब होमोजेनियस स्टेट बन जाएगी, मतलब एक जाटों का ऐसा क्षेत्र जिसमें दिल्ली देहात भी शामिल होगा, पश्चिमी उत्तर प्रदेश भी होगा। तो 1929 में पहली बार चौधरी छोटू राम ने
जाट सम्मेलन हुआ था शायद मेरठ या भरतपुर में, इस डिमांड का समर्थन किया था कि एक ऐसी स्टेट बननी चाहिए। सीधे सीधे ना कहें तो उन्होंने कहा था कि एक जाट स्टेट बने, इस बात की। तो इसमें कितना बड़ा संदेश, और मैं कब की बात बता रहा हूँ, 100 साल पुरानी। अब उन्होंने ये कहा कि जहाँ आपकी न्यूमेरिकल स्ट्रेंथ बहुत ज़्यादा होगी वहीं पे आप राज कर पाओगे, और जब आप कोई न्यूमेरिकल स्ट्रेंथ वाली जो कम्युनिटी राज करती है तो उसके ऊपर ये दायित्व रहता है कि वो जो और जातीय समूह है उनको साथ लेके चले। एक मोटी बात जो है ना, आप ये देखिए कि हरियाणा में जो जाट पॉलिटिक्स है वो जाट नहीं, वो जाटों की 3-4 परिवारों की पॉलिटिक्स है। इसको जाट पॉलिटिक्स पे कहना गलत है। जाट पॉलिटिक्स के नाम पे 3-4 परिवार एक्टिव रहे हैं जिनके हमने भी नाम लिए हैं, और वो परिवार पार्टी या जो एक मिशन है उसकी राजनीति से हटके अपनी इंडिविजुअल राजनीति करने लगते हैं। जिसके पास एक बार सत्ता आ गई वो उसको छोड़ने के लिए तैयार नहीं, चाहे वो देवीलाल का परिवार हो, बंसीलाल का परिवार हो या हुड्डा का परिवार हो। चिपके रहना लगातार हर हालत में, और ये जो चिपकना है ये इतना घातक पड़ जाता है कई बार कि ना तो आप अपनी, अब क्या हो रहा है इस चुनाव के बाद आप देख रहे हैं लोग क्या करें कि बापू बेटा ने नाश करा दिया, हुड्डा ने नाश करा दिया। हुड्डा जो परसों तक हीरो थे चुनाव परिणाम निकलने से पहले, आज वही गालियां खा रहे हैं कि तुम्हारी वजह से नाश हो गया, तुम्हारी वजह से किसी हजारों लोगों से मेरी बात होगी जो यही बात कह रहे हैं। तो हमें मूल प्रश्न पे ये कहीं चिंतन करना पड़ेगा कि जाट पॉलिटिक्स और जाट फैमिली पॉलिटिक्स, इनका अंतर क्या है, अंतर समझना पड़ेगा। होता क्या है कि देखिए एक डोमिनेंस रहती है राजनीति में एक वर्ग की, ठीक है। जिस समय मतलब आज़ादी से पहले राष्ट्रीय आंदोलन में बड़ी एक्टिव थे, ब्राह्मण ज़्यादा एक्टिव थे, हरियाणा के जाट थे लेकिन बहुत कम संख्या में थे। तो जब सत्ता आई उन लोगों के हाथ में आ गई। आज ब्राह्मण भी चीखता चिल्लाता कि साहब जब देश आज़ाद हुआ था हमारे 15 मुख्यमंत्री थे। आज टॉर्च लेके ढूंढना पड़ता है ब्राह्मण मुख्यमंत्री। एक तो टॉर्च की रोशनी में तुरंत आ जाता है राजस्थान। तो धीरे धीरे जो और जातियों ने प्रोग्रेस की या अपनी पहचान की राजनीति के तहत वो आगे बढ़े, तो उसमें एक अंतर आना ही था। किसान पॉलिटिक्स कब जाट पॉलिटिक्स में बदल गई, किसान पॉलिटिक्स कब यादव पॉलिटिक्स में बदल गई, किसान पॉलिटिक्स कब गुज्जर पॉलिटिक्स में बदल गई, पता ही नहीं चला। धीरे 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 हम चीज़ों, आज अगर ये क्लास पॉलिटिक्स बनी रहती किसान राजनीति, डिक्लाइन उसका भी होना था, पर इतना बुरा नहीं होता, क्योंकि उस क्लास पॉलिटिक्स में आप सभी लोगों को समाहित करते। लेकिन मैं फिर आपको उदाहरण देता हूँ, आपने चूँकि वजह जानी है। वेस्टर्न यूपी में चौधरी चरण सिंह 1967 के चुनाव में बीकेडी बना के जब उन्होंने चुनाव लड़ा तो उत्तर प्रदेश में उनको 98 यानी लगभग 100 सीटें मिली। कितनी बड़ी बात थी, बहुत बड़ी बात। और ऐसे क्षेत्रों से मिली जहाँ जाट बोलता भी नहीं थी। अब से मेरठ और मथुरा को ले लो तो उन्होंने एक अम्ब्रेला ऑर्गेनाइजेशन बनाया भारतीय क्रांति दल, जो कि तब तक देश की राजनीति में किसान की उपेक्षा होती जा रही थी, उसके हालात सुधर नहीं देते। उन्होंने वो महसूस किया उन चीज़ों को, और उनके जो अम्ब्रेला संगठन बना बीकेडी का, उसमें मेरी अपनी कम्युनिटी मेरठ जिले में सबसे ज़्यादा उनको आगे बढ़ाने में थी। त्यागी चुके किसान थे वो वहाँ से जुड़े, मुस्लिम समुदाय जो है वेस्टर्न यूपी का वो जुड़ा, यादव जुड़े, या मुलायम सिंह यादव तो उनके मानस पुत्र कहलाते थे। मानस पुत्र में और जैविक पुत्र में अजीत सिंह में लगातार संघर्ष रहा। फिर मैं आ जाऊंगा उस फैमिली पॉलिटिक्स पे। अगर अजीत और मुलायम का झगड़ा ना होता और मानस पुत्र मुलायम सिंह एक्टिव होते तो हालात ही कुछ और होते। फिर वही परिवार वाली बात आती कि आप जाति के नाम पे एक परिवार उसकी सारी राजनीतिक विरासत पे, पूंजी पे कब्जा कर लेता है, और फिर वो मनमाना व्यवहार करता है, गुंडागर्दी करता है, किसी को बढ़ने नहीं देता, सत्ता सारी उसमें हाथ में आ गई। तो ये जो पावर शेयरिंग नहीं हो पाती ना इन तरह की, तो उसमें जो असंतुष्ट लोग हैं या जो नई नई अस्मिताएं उभर रही हैं कि वो कहते हैं हमारी भी बात सुनो, उसको अगर कोई तरजीह नहीं देगा तो ये परिणाम होंगे। कौन नहीं देगा तरजीह? वो नहीं देगा जो डरा हुआ नहीं है। चौधरी छोटू राम डरते नहीं थे, उनका अपना एक कद था। चौधरी चरण सिंह डरते नहीं थे, लेकिन आप उसके बाद ये चौधरी देवीलाल तक भी स्थिति ठीक थी। वो सारी बरादियों को, समूह को साथ लेके चलते थे, जोड़ लेते थे, वो गुच्छा बना लेते थे। हाँ, देवीलाल को आप कुछ भी कह लो, चौधरी देवीलाल अगर जाटों के नेता होते और गंदे या गलत आदमी होते तो बीजेपी ने क्यों समझौते किए बार बार?
चौधरी बंसीलाल की पॉलिटिक्स ही थी, उनको आप जाट नेता नहीं कह सकते। नहीं कर उनका जाट होते हुए भी वो सबको साधने की क्षमता थी। बंसीलाल के चक्र, बंसीलाल का जो पूरा व्यक्तित्व है वो डेवलपमेंट ओरिएंटेड है और किस्म की पॉलिटिक्स है। ना तो उन्होंने खुद को प्रोजेक्ट किया, उन्होंने तो नेता के रूप में, उनका बहुत सारे लोगों को आज भी हरियाणा में सरनेम नहीं पता होगा, और ना ही जाटों ने उनको उस तरीके से माना। देवी बंसीलाल एक एक्सेप्शन है, लेकिन चौधरी देवीलाल जब तक वो रहे उस चीज़ पर, उनका भी आप देखिए उनकी राजनीति का अंत किसने किया? उनकी फैमिली होने के, परिवार आ गया और परिवार के झगड़े चले और मिला के, तो इन परिवारों ने अंततः किसान राजनीति का अंत करने में इन लोगों की बड़ी भूमिका रही है। और कहीं भी देख लो आप पूरे देश में यही हालात है। अब आपने प्रश्न किया कि अब इनका होगा क्या? अब जाट समाज को ये सोचना चाहिए कि जो उनकी सामाजिक छवि है, वो खुद कहते हैं कि हम 36 बिरादरी के भाईचारे में यकीन करते हैं। नंबर 2, हम बहुत उदार हैं, लिबरल हैं, हम और लोगों को एकोमोडेट कर सकते हैं। तो अब तक जो परिवार उनके इन बुनियादी गुणों का इस्तेमाल नहीं कर रहे थे और अपनी दादागिरी चला रहे थे, वो तो लगभग इस समय साइडलाइन कर दिए गए। तो अब जाट समाज में एक ऐसा नेतृत्व उभरना चाहिए। मैं आपको प्रैक्टिकल सॉल्यूशन बता रहा हूँ जो 21वीं सदी के जाट समाज की आवश्यकताओं को समझे। 1921 में जनगणना हुई थी रोहतक जिले की, और उसमें जो किसानों की संख्या, मतलब पूरी संख्या तो 7 लाख के आसपास थी टोटल, तो उसमें जाट समुदाय 30% था, 2 लाख के 2-2.25 लाख, और उसमें से केवल 80,000 लोग ऐसे थे जो जमींदार कहलाते थे, जिनके पास ज़्यादा ज़मीन थी, बाकी सब टेनेंट्स और पीजेंट्स थे। जाट समाज का जो ये नेतृत्व है जिस पर हम चर्चा कर रहे हैं, उन गरीब जाटों को भी साथ लेके नहीं चल पाया। ये आप मतलब शोध का विषय है, आप एक वीडियो में समाहित करना चाह रहे हो चीज़, इसलिए मैं धीरे धीरे उन तमाम चीज़ों को ला रहा हूँ। तो जाट पॉलिटिक्स अब तब बदलेगी जब इन परिवारों के दायरे से बाहर आएगी, और समाज के, जाट समाज के जो नए युवा लोग हैं वो आएंगे और वो इंश्योर करेंगे कि उनके जो और समूह हैं दुनिया भर के, वो उनको परहेज नहीं करना, उनको पंजाबी से भी परहेज नहीं करना, ब्राह्मण से भी नहीं करना, किसी से नहीं करना, उनको सबको साथ जोड़ना पड़ेगा। और वो क्षमता है, लेकिन इन परिवारों का एक और दुर्भाग्य आप देखिए जाट समाज का सबका, कि ये किसी को उभरने भी नहीं देते। इनकी ये स्थिति है कि ये आ गया तो यहाँ खतरा पहुंचाएगा, ये वाला आ गया तो यहाँ खतरा पहुंचाएगा। इस चुनाव में भी जम के अपने संभावित प्रतिद्वंदी को खत्म किया गया। ये राजनीति नहीं भी नहीं हर आदमी करता, मैंने आपको बताया था पहले, पंडित भगवत दयाल शर्मा ने सबको खत्म किया था, खुद खत्म हो गए इस चक्कर में। हाँ, पंडित जी बहुत संभावित अच्छे नेता थे, उन्होंने सारे नेताओं की भ्रूण हत्या करी, मारा जाके सबको मरवाया, अंत क्या हुआ? खुद खत्म हो गए। तो उससे प्रेरणा लेनी चाहिए। हो सकता है 10-15-20 साल राजनीति कर लो, लेकिन अंततोगत्वा आप अपने समाज का भी नुकसान करते हो और आपकी राजनीति जो है वो एक, उससे लोग घृणा करने लगते हैं। इस चुनाव में भी जो लेटेस्ट हुआ, जिसके बाद हम सोचने को मजबूर हुए कि वजह क्या हुई, उसके बाद भी देखिए भारतीय जनता पार्टी ने, सबको पता था हुड्डा इज कमिंग बैक चीफ मिनिस्टर, कोई डाउट था इसमें? नहीं, कुछ नहीं था। बीजेपी ने कहा कि बापू बेटा, बापू बेटा, बापू बेटा, उन्होंने टारगेट किया उस चीज का। तो जो हम बार बार अपनी उसमें कर रहे थे कि चुनाव जनता लड़ रही है, असल में जनता लड़ रही थी, लेकिन जब जनता को पता चला कि कांग्रेस की सरकार आने की स्थिति में जो भाजपा का प्रचार है वो सच होने जा रहा है, बापू बेटा, वो डर गए फिर से। उधर से कुमारी शैलजा जो अंदर बैठे थे, सब स्लीपर सेल्स हैं कांग्रेस के अंदर, बैटरी सारी की सारी ऐसी सेल से भरी पड़ी है, कोई किसी की वजह से, कोई किसी की वजह से। तो कांग्रेस संगठन की भी हालत यही है जो जाट पॉलिटिक्स की है। अब अगर कोई चेंज लाना है तो वो नई जनरेशन, नई सोच के साथ जो धरातल पे मेहनत कर सकें लोग, उनको लाना पड़ेगा, और परिवार से बाहर इन चीज़ों को लाने की ज़रूरत है। एक मैं आपको और इंटरेस्टिंग बात बताता हूँ, ये जो केवल जाटों की बीमारी नहीं है, बहुत आपको मैं अतीत में ले जाऊँ तो यहाँ इस रोहतक वाले क्षेत्र में पंडित श्री राम शर्मा, जब चौधरी छोटू राम की राजनीति के बरक्स वो खड़े हुए थे, और कांग्रेस ने ये सोचा कि हम चौधरी छोटू राम की राजनीति को ख़त्म करना है या कम करना है, तो यहाँ एक युवा नेतृत्व उभरा प्रोफेसर शेर सिंह के नाम पर कांग्रेस में। खुला पत्थर। एक और घटना मैं बता दूं आपको, 1945 में चौधरी छोटू राम के निधन के बाद में एक बाई इलेक्शन हुआ, उनके निधन के बाद हुआ, तो उनके भतीजे चौधरी श्रीचंद ने चुनाव लड़ा हुआ, और उस समय कांग्रेस ने ये कहा प्रोफेसर शेर सिंह से, भाई तुम जवान थे वो, कि तुम इनके खिलाफ लड़ लो। तो शेर सिंह ने कहा कि मुझे माफ़ करो, मैं नहीं लड़ूंगा। तो कितनी पुरानी बात है। और भाई आप क्यों नहीं लड़ोगे? बोला कि जब मैं टिकट मांग रहा था चौधरी साहब के खिलाफ चुनाव लड़ने को, तब आपने दिया नहीं। आज
चौधरी श्रीचंद के सामने जाट समाज की खापों ने मिलकर एक आज़ाद कैंडिडेट खड़ा किया हुआ। तब मैं नहीं लड़ूंगा। तो ऐसी स्थिति में न मेरी नैतिकता मांग करती इस चीज़ की, ना मुझे नहीं लड़ना सारा का सारा। और उसके बाद में 1946 के जब चुनाव हुए तो आप देखेंगे वो यूनियनिस्ट पार्टी जो सो कॉल्ड चौधरी छोटू राम की जमींदारा लेख थी, उसी का अंत हो गया। तो लोग इतिहास से नहीं सीखते। उस समय पंडित श्री राम शर्मा के साथ क्या दिक्कत थी, बहुत अहंकारी आदमी थे, बड़े गुस्से में रहते थे हर चीज़ में, तो वो किसी को उभरने नहीं देते थे। प्रोफेसर सेठ सिंह जब विधायक बन के उनके पास में गए, जी मैं विधायक बन गया हूँ, बोले कि ना मुझे शिकायतें आ रही हैं तुम्हारी कि तुम डीसी से मिलते हो और एसपी से मिलते हो। बोले जी मैं जनप्रतिनिधि हूँ, मिलूंगा उनके लोग। बोले नहीं तुमने नहीं मिला, यहाँ 2 ही तखत है, मेरा और श्रीचंद का। तो उसने कहा प्रोफेसर सेठ सिंह ने कि तीसरा तखत मेरा होगा। तो मैं ये कहने का आशय ये है कि सत्ता की ये जो लड़ाई है हमेशा से चलती रही, आगे भी चलेंगी। लेकिन जो बुनियादी प्रश्न आपका है कि जाट राजनीति, तो पहले तो हमें इसे करना पड़ेगा कि इस शब्द का इस्तेमाल अब बंद हो जाना चाहिए। अब वो समय आ गया है, लोग करेंगे इस चीज़ के, जातियाँ हैं तो उनके नाम भी लिए जाएंगे। अब जाट लीडरशिप ऐसी हो जिसके अंदर वो ये क्षमता हो कि सब लोगों को समाहित कर ले। दूसरे क्या होता है, ये जो चमचे होते हैं ना सपोर्टर्स, ये नाश करते हैं। मुझे कई लोगों ने आगे बताया कि एक नेता के बारे में कि जो नया नेता आया है, अमेरिका वगैरह पढ़ा है, बाहर से आया है, इसको भी कुछ लोगों ने घेर रखा है। ये जो कुछ लोग हैं ये क्या है, तो ये लोग उस आदमी को घेर के ऐसी, दूसरे लोग डरने लगते हैं कि यार वहाँ जाओ तो वहाँ तो एक ही वर्ग की सुनवाई होती है। सच क्या है गॉड नोज, पर परसेप्शन पर राजनीति चलती। दिल्ली कोठी पे जाओ तो वही मिलेंगे, रोहतक कोठी पे आओ तो वही मिलेंगे, जयपुर कोठी पे जाओ तो वही मिलेंगे। जहाँ जहाँ भी कोठियाँ हैं ये लोग घेर के घेराबंदी कर लेते हैं। और नेता को इतनी समझ नहीं है कि वो वहाँ एक संतुलन बना के रखे। नेता हमारे जो चीफ मिनिस्टर भी रहे हैं, जो किसी भी दल के रहे हैं, वो आम लोगों को, अपने लोगों के, उनकी सोच नहीं रही होगी मैं मानता हूँ, लेकिन लोग भी उनको घेर के ऐसा मजबूर कर देते हैं। नेता को पता है कि छत्तीस बरादरी के सहयोग के बिना तेरी राजनीति नहीं चलेगी, लेकिन इर्द गिर्द के लोग ये उसके करीब ही नहीं जाने देते। तो राजनीति आज बड़ी जटिल काम भी है, बड़ी मेहनत का, बड़ी तपस्या का काम करता है। और छत्तीस बरादरी और समाज को साथ लेके चलने के जो नारे वगैरह नहीं, इन पे ईमानदारी से काम करना होता है। बीजेपी ने क्या शरारत की है, सबके साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, लोग आगे भाई, इनमें सब चीज़ें हैं सारी की सारी। धीरे धीरे यही पार्टी आप देखना इसका क्या स्वरूप होगा 20-30 साल में। तो अब इनके साथ जो परंपरागत लोग हैं, जो ब्राह्मण हैं, वो भी उदास है। कल जो बीजेपी के महेंद्रगढ़ से जीते हैं वो लोग कितनी गालियाँ दे रहे थे रामविलास को, वो कैंडिडेट जीता हुआ, कि मेरी पीठ में छुरा घोंप दिया, ये कर दिया। उनकी चर्चा नहीं होगी, है ना। और जो बनिया समाज है, आज आप उनसे बात पूछिए, अंदर जाकर आप टटोलोगे किसी जनसंघी बनिए को, तो वो नायब सिंह सैनी का स्वागत नहीं कर रहा, क्योंकि उनकी अपनी एम्बिशन है। तो हर जाति इस तरह का चाहती है कि हमारा चीफ मिनिस्टर बने। और अब वो न्यूमेरिकल स्ट्रेंथ पर डिपेंड करेगा। जाट को संख्या कम तो है नहीं है, 27-28%। अगर कोई इस भ्रम में है कि भविष्य में केवल सरकारें इनको पूरी तरह हटा के बना लोगे, नहीं। अब क्या समीकरण बनेंगे आने वाले समय में, कैसे होगा। 19 मैं कल गिना था, 19 तो अब भी जीत के आए हैं। हाँ, तो नहीं, मैंने एक शायद आपसे किसी वीडियो में बात भी कही होगी, और शायद मैंने कहीं कही ये बात कि हरियाणा बैडली नीड्स जाट पार्टी, कि आज हमें चौधरी देवीलाल जैसा कोई आदमी चाहिए। और जब देवीलाल जैसा आदमी कोई आ जाएगा तो हो सकता है भाजपा जूनियर पार्टनर की स्थिति में आ जाए फिर से। लेकिन वो जो अब कोई नया देवीलाल आएगा उसको सारे समाजों का विश्वास हासिल करना पड़ेगा। दिक्कत पता है क्या सर, हरियाणा के जो जितने भी नेता हैं आज के दिन, पुरानी जितने भी ये लोग या हारे हैं या जीते हैं, ये लोग रहते ही नहीं हरियाणा में। तो अब ये जो है राजनीति के जैसे तेवर आप ये बताओ, मेरे से एक सज्जन बोले कि जी अब गांधी वाली कांग्रेस नहीं है, मैंने ये दीनदयाल वाली भाजपा है? कोई जवाब नहीं। अरे भाई नेतृत्व बदलता है, ये तो अटल अडवाणी वाली भाजपा भी नहीं है। लोग रोते हैं, संघ के वो जो वर्कर थे, प्रचारक, बेचारे भूखे रह के गली मोहल्लों में काम करते थे किसी टाइम में, कभी रोटी मिली कभी नहीं मिली। डॉक्टर मंगल सेन का कभी होटलों पे रोटी खा ली। आज वहाँ के जो संगठन मंत्री हैं वो 5 स्टार जिंदगी जी रहे हैं। राजनीति बदलती। 2014 की भाजपा का दीनदयाल उपाध्याय से क्या लेना देना है? आप लफाजी कर लो, अंत्योदय के जनक हैं, ये हैं, फलाना। वहाँ ना दीनदयाल की जरूरत है, ना अडवाणी की जरूरत है, ना अटल की जरूरत है, ना श्यामा प्रसाद की जरूरत है, ना बलराज माधव की जरूरत है, किसी की नहीं। ये रहेंगे। और इनको जो नया वर्ग मिला है सत्ता में, जिन्होंने पहुंचा है,
अपने जिस तरीके से इकट्ठे किया वो इनकी वाहवाही करता। आज भी संघ के सामने सबसे बड़ी चुनौती ये है, लोकसभा चुनावों में संघ और भाजपा एक दूसरे के खिलाफ थे, लेकिन रणनीति के तहत हरियाणा चुनाव में वो फिर से इकट्ठे हुए। सारा आरएसएस का आउटफिट यहाँ काम कर रहा था। तो ये लोग समझते हैं कि हमारे अगर कोई बड़ी चुनौती है तो हमें छोटे मतभेद बना के इकट्ठे हो जाते हैं। इस बार जो पिछड़ी जातियाँ थी उनके दिमाग में जो इनका जो पॉलिटिकल कैंपेन था वो यही था कि जाट आ जाएंगे, जाट आ जाएंगे, इनको डराया गया। अच्छा, वो डर जायज था, वो गलत नहीं था। इधर भी आप देखिए ना, शैलजा क्या कह रही थी, भाई कांग्रेस भी तो डरा रही है। अगर कांग्रेस किसी समझदारी से काम लेती, कोशिश की राहुल गांधी ने, पर वो उसमें कामयाब नहीं हुए, तो भाजपा इसका फायदा तो उठाएगी। तो ये जो लोग जुटे थे ना, जनता का एक बड़ा हिस्सा धीरे 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 करके साइड में आने लगा। पिछले चुनाव मतदान से 3-4 दिन पहले ही बड़ा चेंज आ गया, ड्रास्टिक चेंज आया। हवाएं ऐसी बदलती, इसीलिए उससे पहले का आप देखिए तो सब ये मान कर चल रहे थे, लेकिन इस नुकसान को बहुत बड़ा नहीं मान रहे थे। नंबर गेम ही है सर। वैसे अगर वोटिंग प्रतिशत आप लें तो कोई बिल्कुल भी फर्क नहीं है सर। तो ये मन बहलाने वाली बात है। लोकतंत्र में यही गणित चलता है, जीत होती है, चाहे एक वोट से होती है। और अब हम कहें 40% ही मिला, 60% इनके खिलाफ, इससे विधानसभा या मतों को फर्क पड़ेगा नहीं। मुख्यमंत्री तो वही रहेगा, जिसने भी बनना है उन्हीं की नीतियाँ चलेंगी। तो अब लेकिन अब 60% को आप कैसे सीटों में कन्वर्ट करोगे, ये सोचना तो नेताओं का काम है ना, जनता नहीं सोचेगी। 6 जाट तो इतने कम जाटों को टिकट दी थी बीजेपी ने, 6 तो उसमें से भी जीत के आ गए। थोड़ा सा ये भी है कि हर समाज, मैंने देखा कई ब्राह्मण कहते थे जी हमारे तो बहुत सीटें दी उन्होंने, कैंडिडेट बनाए, भाजपा ने, कांग्रेस ने दिए नहीं टिकट। तो हालांकि उनको कोई सीधा उससे लाभ नहीं आ रहा, लेकिन एक जातीय अहम जो होता है उसको संतुष्टि मिलती कि हमारा आदमी, हमारे लोग, इस तरह की बात है। अब देखिए रामकुमार गौतम सफीदों से जाके जीत गए, लेकिन कैप्टन अभिमन्यु नारनूल से हार गए, क्योंकि वहाँ जाट समाज की दिक्कत थी इस वजह से। अब बहुत सारी चीज़ें होती हैं इलेक्शन में, आप जनरलाइज नहीं कर सकते। कांग्रेस के दिग्गज नेताओं ने अपने ही लोगों को हरवाया जा जाके, फाइनेंस भी किया, उनको प्रमोट भी किया कि खड़े रहो। वही जो मैं कह रहा था कि भविष्य में नेता बन जाएंगे, है हो सकता है मेरी आने वाली पीढ़ी के लिए कोई खतरा पैदा हो जाए, इसलिए इनको अभी मार दो। अब इसमें जनता का क्या दोष है? तो जो सबको मारने की चलता है ना, कई बार वो भगवदयाल बन ही जाता है। लेकिन जाटों का जो राजनीति से जो प्रेम है वो तो कभी नहीं जाता दिख रहा है सर। किसी का नहीं जाएगा, किसी का भी नहीं जाना। अब तो इस समय देश इतना पॉलिटिसाइज्ड है कि हर आदमी राजनीतिक है। आप क्या सोच रहे हो? आप मुझसे पूछो या मैं आपसे पूछूं या किसी विश्लेषक से पूछे हम कि जी क्या हार के क्या कारण है? हार के कारण हरियाणा के करीब करीब 2 करोड़ से ऊपर वोटर हैं। मेरे ख्याल से 50 लाख लोग आपको वो कारण जानते हैं और समझा सकते हैं। 50 लाख, मुझे और आपको कुछ एक्स्ट्रा नहीं पता, सबको पता है, उनको पता कारण क्या है। लेकिन ये वजह, जिसने ये सारी वजह पैदा की हारने की, उसकी समझ में नहीं आएंगी। वो नहीं कहेगा कि मेरी समझ में आ रही है। तो कुछ लोग ना, अच्छा एक ये लास्ट सवाल जी, जो मैंने जिसका शुरू में जिक्र किया कि हरियाणा में यादव समाज बीजेपी के साथ जुड़ा हुआ है, यही यादव समाज उत्तर प्रदेश में, बिहार में बीजेपी के लिए खलनायक है। तो ये डिफरेंसेस कैसे हैं? डिफरेंसेस इसलिए है, मैंने आपको कई बार बताया, हमारी बातचीत हुई है कि भाजपा ने खासतौर से जब मोदी युग शुरू हुआ, एक बड़े अध्ययन के बाद जो संघ उनके लिए फील्ड वर्क करता है, उसने ये बताया कि इस समाज में कुछ जातियां ऐसी हैं जिनसे लोग त्रस्त हैं। तो पिछड़ों में अति पिछड़े, दलितों में अति दलित, है ना, तो उनको आप लामबंद करो। जो कि पावर शेयर जो है वो मेन जारी। उत्तर प्रदेश में यादव जो है वो तो चीफ मिनिस्टर रह रहे हैं, 77 में राम नरेश यादव बन गए थे, फिर मुलायम सिंह आगे, बड़े लीडर उनके हुए। तो वहाँ भारतीय जनता पार्टी ने उन समाजों को साधा जो यादव के वर्चस्व से परेशान थे, तो उनकी प्रॉब्लम हो रही। बिहार में कुछ हो रहा है, हरियाणा में स्थिति हो रही है। हरियाणा में भौगोलिक रूप से आप देखें कि एक बेल्ट है, वहाँ वो डोमिनेट कर रहे हैं। हाँ, जैसे अहिरवाल है, हाँ, तो या साउथ हरियाणा में अहिरवाल है जिसकी 11 है, वहाँ तो यादव ही डोमिनेट करते हैं। तो आप भी देखो ना, कांग्रेस ने इस नीति को, अगर वहाँ यादवों की डोमिनेंस है और वो भाजपा के पक्ष में है, तो क्या कांग्रेस ने कोई ऐसा फार्मूला इजाद किया कि जो नॉन यादव है वो इनके साथ आ जाए? या हर सीट रिजर्व है।
कहीं रोड की डोमिनेंस है, कहीं किसी नांगल चौधरी में चला ये फार्मूला, वहाँ मंजूर कहीं कहीं चल जाता है। तो कांग्रेस को क्या है, बहुत माइन्यूटली अगर आना है कभी फिर से, तो एक तो उनको नॉन जाट पॉलिटिक्स पाना पड़ेगा। और उस समय अगर उनको लग रहा है कि जाट वोट बैंक के पास कोई अल्टरनेटिव नहीं है, तो उसको कॉन्फिडेंस में लेके और जातियों को साथ लेके इसी में जब तक आप वो नहीं लगाओगे ना, सेंध नहीं लगाओगे, तब तक कुछ नहीं होना। चूँकि 35 से 40% ओबीसी कास्ट हैं और उनको ये उनके दिमाग में बैठ गई है कि कांग्रेस हमारे हितों की सुरक्षा नहीं कर सकती। बहुत बड़े ओवरहालिंग की जरूरत है, पर वो ना आप कर सकते ना मैं करूँगा। वो तो कांग्रेस के करना है, वो तो राहुल गांधी जाने। राहुल गांधी से भी क्या उम्मीद करेंगे सर? 90 टिकटें देनी थी, 90 मिनट नहीं दिए उसने पार्टी के लिए। उसको पता था क्यों देने उसके वो तो 90 मिनट भी। आज मेरे ख्याल से सबसे ज्यादा खुश भी राहुल गांधी होगा। राहुल गांधी तो बहुत खुश है बिल्कुल खुश है। उसकी वजह भी मैं बता देता हूँ आपको क्या है। कमलनाथ से मुक्ति मिल गई, अशोक गहलोत से मुक्ति मिल गई, इस प्रक्रिया में और लोगों से मिल गई और आगे और मिल जाएगी। वो ये मान के उसे क्या फर्क पड़ रहा है राहुल गांधी को? तो राहुल गांधी तो चीफ मिनिस्टर बनना नहीं था, ना राहुल गांधी प्राइम मिनिस्टर बनने जा रहा। लेकिन राहुल गांधी पे जो कथित रूप से कहा जाता है कि छत्रपों ने इतना प्रेशर डाल रखा था कि उसको डिसीजन ही नहीं लेने देते, आज वो डिसीजन लेगा। अब मोदी क्यों मोहनलाल को ला रहे हैं? अब सब जगह मोदी क्यों भजन लाल शर्मा को ला रहे हैं, क्यों खट्टर को लेके आए? उनको चाहिए छोटे लोग, व्यक्तित्व विहीन छोटे छोटे लोग जो केवल हाँ हाँ करते रहे। सर अगर केंद्र में नेतृत्व आपको मजबूत रखना, चाहे मोदी को हो चाहे राहुल को, तो प्रदेशों में आपको छत्रप तैयार नहीं करने, बिल्कुल आज्ञाकारी शिष्य होने चाहिए। पर्ची आए तू बन जा, ये ठीक रहेगा। लेकिन जिसे पर्ची मिलती है, कांग्रेस में दिक्कत है कि 5-10 साल बाद वही छत्रप हो जाता है, वही आंखें दिखाने लगता है। समस्या बहुत जटिल है और ये समाज ही करता है, जनता ही पता कर रही है सारी चीजें। लेकिन एक दिक्कत और है, जैसे जैसे समाज बदल रहा है, जिस तरीके से युवा पढ़ लिख के बाहर जा रहे हैं और कास्ट की डोमिनेंस खत्म होती जा रही है हर किसी की, तो जब 2029 आएगा, हरियाणा के बहुत सारे ज़िले औद्योगिक ज़िले हैं, बहुत सारे लोग बाहर से आते हैं, उनको हरियाणा पसंद आता है, वो यहीं बस जाते हैं और परिसीमन भी हो जाएगा। तो ये कास्ट की पॉलिटिक्स का समय के साथ साथ हर जाति की छीण नहीं पड़ेगी? है बदल रही है धीरे धीरे से। हो क्या रहा है, हम आप बुनियादी चीज़ समझिए कि जिस कृषि का कभी 50% 55% योगदान था जीडीपी में, आज वो 14% रह गया। हमें इन धाराओं को समझना पड़ेगा। इंडस्ट्री का भी कम रह गया, अब सर्विस सेक्टर का ज़्यादा है। अर्थतंत्र ही पूरी राजनीति की दिशा करता। किसान आज उनके लिए महत्वपूर्ण नहीं रहा। इसलिए आप लोग देख रहे हैं कॉर्पोरेट्स क्या कह रहे हैं कि ये दो ना, हमें ज़मीन हमारे कंट्रोल में ला दो। सरकार कह रही है यहाँ दे देंगे, यार ये मान नहीं रहे। हम इनको मना तो रहे हैं, धीरे धीरे अब भी मनाया है। अब क्या प्रधानमंत्री ने क्या बयान, हरियाणा के किसान ने ये सिद्ध कर दिया है कि वो हमारे साथ है। वो जो कानून थे फिर से आएंगे तो जो कि कॉर्पोरेट के आदेश हैं कि आपको ये काम करके देना पड़ेगा। मोदी जी माफी मांगेंगे जी, तो कुछ भी है, लेकिन वो कोशिश फिर से की जाएगी। फिर तो ये जो जिस पॉलिटिक्स को ये खत्म करने की कवायद हो रही है ना, वो फिर जिंदा हो जाएगी। तो ये जब तक आप बहुत बेसिक चीज़ों को नहीं समझ पाओगे, समाज में जो परिवर्तन आ रहे हैं उनको नहीं समझ पाओगे, तब दूसरा वोटिंग पैटर्न। और भाजपा देखो, भाजपा क्या जाति की राजनीति नहीं करती? बहुत करती है, सबसे ज्यादा तो भाजपा ही करती है, खूब जम के करती है। लेकिन नारे क्या हैं? सबको साथ लेके चलते हैं। प्रधानमंत्री ने अपने बयान में आज भी वगैरह कांग्रेस ने विभाजन कर दिया, कांग्रेस ने धर्म के आधार पर बांट दिया। अरे वीर सावरकर तो पहले व्यक्ति थे जिन्होंने द्विराष्ट्र सिद्धांत को माना था। वो तो कह रहे थे मुसलमानों का अलग देश, हिंदुस्तान का अलग देश। तो बांट की जिन्ना से पहले तो शुरुआत वो कर चुके थे बांटने की। और कब नहीं बांटा? प्रधानमंत्री लोकसभा के चुनावों में कितने विभाजनकारी भाषण दे रहे थे। भैंस ले जाएंगे खोल के, मुसलमान को दे देंगे सब कुछ, उनको दे देंगे घुसपैठियों को जिनके बच्चे पैदा हो रहे हैं। ये देश को जोड़ने वाली बात थी। 25% 15% आबादी को आप कतई आइसोलेट कर रहे हो, इससे कौन सा देश जुड़ेगा? ठीक है, कांग्रेस ने पाप करे, पर पाप तो तुम्हारे भी कम नहीं भैया। लेकिन कांग्रेस एक मतलब प्रोटेक्टिव, मतलब एक काउंटर पॉलिटिक्स पैदा नहीं कर पा रही। ठीक बात है, नहीं कर पा रही, उसको कोई नहीं कर सकता भाई, वो नेता को सोचना। कांग्रेस से उम्मीद की जा सकती है कि वो बीजेपी से लड़ सकती है? बिल्कुल। देखिए, कांग्रेस भाववाचक संज्ञा ना आपने देखी ना मैंने देखी, उसमें लोग काम करते हैं, एब्स्ट्रैक्ट नाउन है ये। कांग्रेस मर गई, कहाँ मर गई भाई? या बीजेपी मर गई, कहाँ से मर जाएगी? तो इनके अंदर जो जिंदा लोग काम कर रहे हैं और वो जिंदा लोगों की राजनीति करते हैं, उसमें इस तरह के चैलेंजेस हमेशा आएंगे। और ये समाज की ताकत है, लोकतंत्र की ताकत है, इसके खिलाफ नहीं जाना चाहिए हमें
कि एम्बिशंस आ रही हैं, एस्पिरेशंस आ रही हैं, नहीं उनको एडजस्ट करना पड़ेगा। जो आपने कहा नई पीढ़ी अब आ रहा है ना, बेरोजगारी। अगर ये सरकार 1.5 लाख 2 लाख लोगों को सरकारी नौकरी नहीं दे पाई, और 1.5-2 लाख से काम नहीं चलना सर। हर गांव में 6,441 के कुछ गांव हैं हरियाणा में, हर गांव में 500,000 बेरोजगार हैं जी। हाँ, तो अब ये आर्थिक मुद्दे अब आएंगे ना भाई। भाजपा की सरकार बन गई, अब तो ये भी नहीं कह सकते कि 10 साल पीछे कांग्रेस को कोसोगे क्या। 2029 में भाजपा को शासन करते हुए प्रदेश में और देश में 15 वर्ष हो चुके होंगे। 15 साल बहुत बड़ा पीरियड होता है। और फिर अभी इनकी समस्या होगी कैसे, फिर से नारा आएगा, फिर से भाजपा चौथी बार कुछ ऐसा मिला के आ जाएगा। आना भी चाहिए, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन तब हरियाणा के लोग ये देखेंगे कि भाई इन पिछले 5 सालों में क्या हमें डिलीवर हुआ है, आम आदमी की ज़िंदगी में क्या बदलाव आया है, बेरोजगारी कितनी कम हुई है, क्या इश्यूज़ आए हैं। तो अगर वो संतोषजनक मिले उनको बहुत अच्छा, तो चौथी बार भी भाजपा आ जाएगी। अगर काम करेंगे तो 5वीं बार आ जाएगी। और विपक्ष को भी अब दिल्ली छोड़ के यहाँ आना चाहिए, मैदान में आओ। मैं तो कहता हूँ वहाँ क्यों जाते हो लुटीन जोन में हमेशा सोने के लिए, आराम करने के लिए। तो जो अब यहाँ रह के राजनीति करेगा वही जिंदा रहेगा। पब्लिक के बीच में रहना पड़ेगा जी, अब रहना भी पड़ेगा उनको, सारे समाजों से आपको मिलना पड़ेगा। और विपक्ष का फायदा भी है, आपको कोई पब्लिक के काम नहीं उठने हैं, वही सरकार नहीं है, आपको सिर्फ पब्लिक की समस्याएं उठानी। आपको पता है चौधरी देवीलाल जब आए थे उन्होंने हरिजन चौपाल बनाई थी। आजकल तो हरिजन नाम लेना थोड़ा सा डेरोगेटरी, उसमें मनाही है। हाँ, और बट वो चौपालें बनवाई थी उनको और वो बड़ा अच्छा लगा था उन लोगों को। लेकिन आप अगर देखो तो वो बड़ी गलत चीज़ थी। गलत इस अर्थ में कि भी जो सबकी चौपाल है उसमें हरिजन क्यों नहीं बैठ सकता? हरिजनों के लिए अलग से आप क्यों प्रावधान कर रही हो, अलग ही बैठेंगे? एक बात है। तो कोई आप निर्णय ले लीजिए लोकतंत्र में, उसकी आलोचना वगैरह उस समय के साथ देखिए सर, जो चौपालें गांव की शान हुआ करती थी, आजकल कोई नहीं बैठता। कोई नहीं, गांव सुनने होंगे, गांव में लोग नहीं मिलते भाई। किसी गांव में जाते हैं, घर के घर सुनने पड़े हैं जी, है ही नहीं कोई। गांव तो एक्चुअल में चंडीगढ़ हो गए सारे गांव। जैसे रिटायर्ड और टायर्ड लोग चंडीगढ़ में रहते हैं ना, जिनकी जिंदगी में कुछ होता ही नहीं, ऐसे गांव हो गए हमारे। आपको बूढ़े मिलेंगे, बुढ़िया मिलेंगी, है ना। तो जवानी था ही नहीं गांव में। माँ बाप मिलते हैं गाँव में, गाँव में जवानी नहीं है। वो कभी त्योहार पर आती मिलने जवानी, वहाँ बुढ़ापा पड़ा हुआ है, अंतिम सांस ले रहा बेचारा पड़ा हुआ। ठीक कह रहे हो, ये हालात है। मैं एक फैक्ट और बताता हूँ। मैं ये हरियाणा को बदलने की, इसका बड़ा स्वरूप करने की कई कोशिशें हुई हैं। चौधरी चरण सिंह जी इसको हरित प्रदेश बनाना चाहते थे। पश्चिम उत्तर प्रदेश हरियाणा का हिस्सा और भरतपुर तक का इलाका ये हरित प्रदेश में शामिल करना चाहते थे। एक कोशिश हुई थी महापंजाब बनाने की, एक कोशिश हुई थी महादिल्ली बनाने की। पश्चिमी उत्तर प्रदेश, दिल्ली और हरियाणा के इलाके को बना, और बहुत सारी कोशिशें इन प्रदेशों को एक करने की हुई है। लेकिन अब मुझे लगता है कि हरियाणा जैसा है इसी रूप में आपको स्वीकार करना पड़ेगा। आज ये सच है कि कास्ट पॉलिटिक्स हरियाणा की राजनीति में कुछ ज़रूरत से ज़्यादा बढ़ी हुई है, लेकिन इसके स्वरूप बदलेंगे दोस्तों, क्योंकि हरियाणा प्रदेश में बाहर के राज्यों से भी बहुत सारे लोग हरियाणा प्रदेश को अपना रहे हैं। उनका भी उतना ही हरियाणा पे अधिकार होगा, और वो उनके वोट देने और सोचने के तरीके अलग हैं। इवन वोटिंग पैटर्न इतना बदल गया है कि एक घर में अगर 6 लोग हैं तो इस बात का कतई भरोसा नहीं है कि वो 6 2-3 पार्टियों में डिवाइड ना हो जाएं। चलिए एक बात आपको लगे हाथ बता दूं कि कैसे बदलेगा। जिस समय देश आज़ाद हुआ, दिल्ली की पॉपुलेशन थी करीब 7.5 लाख, और जब विभाजन के बाद आए लोग तो उनकी पॉपुलेशन दिल्ली की जस्ट डबल हो गई। और दिल्ली की राजनीति पर आपने देखा एक तिकड़ी कामयाब थी, खुराना, मल्होत्रा और साहनी की। वो पूरी देश राजधानी का चरित्र बदल दिया। पहले वहाँ के उन रहते थे, मुस्लिम थे, बनिए थे, ये जातियाँ थी, लेकिन एक नई कम्युनिटी आई, उसने पूरा चेहरा बदल दिया। और लंबे टाइम तक नगर निगम से लेके और जो भी उनकी संस्थाएं थे सब में पंजाबी समाज का प्रभुत्व था। धीरे धीरे क्या हुआ कि एक पूर्वांचल दिल्ली में बस गया और वो प्रभावित करने लगा। इसलिए अब पार्टी में से महाबल मिश्रा आए हैं, मनोज तिवारी आए, तो ये जो माइग्रेशन होता है ये उस चरित्र को बदल देता है। आपका गुड़गांव आ गया, फरीदाबाद आ गया, सोनीपत आ गया। अरे पंजाब में कहते बिहारी लोग जो सरपंच बन रहे जाके, किसको रोक लो गया? पंजाबी में रील बनाते हैं बहुत फनी से। पंजाब कनाडा में घुस गया और बिहार पंजाब में आ गया। अच्छी बात है। तो अपना हरियाणा भी बदल जाएगा दोस्तों। इसलिए 2029 में ये सवाल पूछना बहुत अजीब सा है कि अब जाट पॉलिटिक्स, 2029 तक तो
यादव पॉलिटिक्स, ब्राह्मण पॉलिटिक्स, इनका क्या होगा ये भी किसी को नहीं पता। लेकिन ये तय है कि ज़्यादा से ज़्यादा और 4-5 साल ये जो फैमिली पॉलिटिक्स है ये तो खत्म। हाँ। और इसके लिए जनता को साधुवाद हरियाणा में कि परिवारों को मत पनपने दीजिए बस। इसलिए कोई भव्य विष्णु हारता तो मुझे बहुत खुशी होती। आज आपको बीजेपी के लोगों को अच्छा लगेगा आपका ये ना उनको अच्छा लगे ना लगे मेरी सिर पे क्वेश्चन नहीं पड़ता। मैं उनकी इस प्रसन्नता के लिए कुछ नहीं कर रहा। उनकी अपनी व्याख्या है। वो मुझे कांग्रेसी कार्यकर्ता मानते हैं और मुझे प्राउड है कि भाई वो गांधी की परंपरा से मुझे जोड़ते हैं। कम से कम मैं गोडसे का आदमी नहीं हूँ। सो सिंपल। दोस्तों, जो लोग पहली बार वीडियो देख रहे हैं वो हमारे चैनल के साथ जुड़ सकते हैं, और जो साथी पुराने हैं वो हमेशा दोस्ती बनाए रखें। इन दिनों कुछ नए साथी जुड़ रहे हैं, वो भले ही तल्खियों से बात करते हैं, लेकिन धीरे धीरे जब जो गुरुकुल ऑफ पॉलिटिक्स देखेंगे तो उनमें भी परिवर्तन आएगा। गोडसे और गांधी जी में भी एक फ़र्क था, दोनों का एक अक्षर मिलता था नाम का। हाँ, है? तो जहाँ नफरत है वहाँ प्रेम भी पनपेगा। बल्कि मैं तो आपको धर्मेंद्र जी कहता हूँ कि अब हरियाणा का थोड़ा 50% करो राष्ट्रीय मुद्दों पे, राष्ट्रीय लोगों पे बात। हाँ, हम राष्ट्रीय मुद्दों पे तो हमारा मकसद तो ये था गुरुकुल पॉलिटिक्स। ये तो चुनाव आगे तो हमें बातें करनी पड़ेगी। ठीक बात है। हमारे पर क्या करें, हरियाणा के लोग ऐसे होते हैं, हरियाणा से बाहर निकल के मन ही नहीं करते। कोई सब निकलते हैं। अब हम अमेरिकी चुनाव होगा उस पर चर्चा क्या करेंगे खूब जम के। ठीक है सर, शुक्रिया, धन्यवाद, नमस्कार।